दैट इज द PYQ एनालिसिस। तो यहाँ से यस, यूनिट वाइज से हमें कुछ चीजें समझ लगती है, हमें यह समझ आता है कि यूनिट वाइज कैसे कैसे ट्रेंड चले हैं और उसको देखना कैसे होना है, सो दैट जो मिथ क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स के दिमाग में इधर उधर से चीजें सुनकर, वो मैंने डिबंक करनी, खत्म करनी है। ठीक है, पहली चीज अगर आप देखने की कोशिश करोगे मार्च 2023 से लेकर अब तक की जो फिगर्स रही हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की ही हम अगर बात करें, तो कंसिस्टेंट ही आ रहा है। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक जगह पर नहीं कंसिस्टेंट है, सितंबर 2024 में 3 क्वेश्चन है, बाकी तो ये कंसिस्टेंट आ ही रहा है। 8 से लेकर 10-11 क्वेश्चन तक तो इसके जो है पूछे ही जाते हैं। ओके, बीच में जून में थोड़ा सा 7 पूछेंगे तो ऐसा ही है, ये यूनिट कंसिस्टेंट रह रहा है। ओके, लेकिन जब पॉलिटिकल थॉट को हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी में कमियां रहती है। पहले 10-10 9 आ रहे थे, बीच में ऐसा टाइम होता है कि इसका ग्राफ गिरता ही जाता है, 2 6 5 4 3 2, और अब जाकर जितना स्टूडेंट से मैंने उस दिन बात की थी जब देकर आए थे एग्जाम, उनके अकॉर्डिंगली लगभग सर हमें 10 क्वेश्चंस तो पॉलिटिकल थॉट के देखने को मिले। जब पेपर आएगा तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, वो 10 थे, वो 8 थे, वो 12 थे, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मैं मान के चला हूं कि 10 के आसपास सच में आए इस बार फिर से। तो पॉलिटिकल थॉट, ये जून का जो है ना एग्जाम, एक ये एग्जाम हो गया और एक आपका हो गया सितंबर वाला, ये जून वाला एग्जाम, यहां से चीजें बदली हैं। ठीक है, दिसंबर का लास्ट से ये सारे डाटा देखेंगे ना, दिसंबर से लेकर यहाँ तक इनकी फिगर्स अलग चल रही थी। ट्रेंड चेंज होता है जैसे ही जून का एग्जाम आता है, फिर सितंबर में चीजें वो कंटिन्यूसली रहती है, फिर अब जून 2026 में हम देख रहे हैं कि हर यूनिट को वो प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर रहे हैं। जैसे दिसंबर में देखिए पबैड उड़ा दिया, पबैड नहीं पूछ रहे हैं, ये ऐसा क्या हो गया। अब फिर पबैड के क्वेश्चन आए हैं, जब मैंने पिछली बार टेस्ट सीरीज में पबैड के क्वेश्चन डाले थे तो कुछ स्टूडेंट तो इसी बात से भड़क गए थे कि भाई पबैड तो पूछ ही नहीं रहे हैं, तो क्या मैं इस एक पेपर के बेसिस पे पबैड जज करूंगा या मैं सारा क्रॉस द जितना मेरे पास डाटा पड़ा है उसके बेसिस पे मैं सीरीज बनाऊंगा। तो मैंने अवॉइड किया कि ये एक्सेप्शन है, अगली बार पबैड आ ही जाएगा। तो अगली बार पबैड आ गया, 7-8 क्वेश्चन आ गए, वो जो बच्चे देकर आए थे लड़ रहे थे वो फिर ठीक खुश हो गए, वो उनको लगा भी कि हाँ हमने ऐसे ही सर को कहा था। तो ये सारी चीजें रहती है। तो हम जब स्ट्रेटेजी मेंटेन करते हैं तो हमारे पास लार्जर डाटा है। ये आपको आधा डाटा दिखा रहा हूं मैं मार्च 2023 का। हमने जो अपने लिए डाटा बना रखा होता है इंटरनल टीम के लिए, वो 2018 से हम शुरू करते हैं जब नेट का नया सिलेबस आया था। लेकिन आपके लिए यही चीजें समझना जरूरी है। एक चीज मैंने और दिखानी थी, जैसे पबैड का इशू था ना, वैसे ही पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का भी इशू था। एक क्वेश्चन आया है जून 2025 में, ठीक है, और वो बढ़ के फिर से वापस 9 की तरफ जाने लगा। तो इसमें एक चीज समझ के आती है कि अक्रॉस द जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें IR और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया यूनिट 7 को फोकस किया गया है। एक टाइम तो ऐसा आया था कि इनको ज्यादा ही फोकस करने लगे थे। ठीक है, ये हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं, 31 एक से पूछ रहे हैं, ये 30 मतलब 61 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिर्फ 2 ही यूनिट से पूछ रहे हैं। अब जाकर इन्होंने बैलेंस करना शुरू कर दिया जून में, अब 14-15 के आसपास इनकी फिगर आ गई है। बट स्टिल ये विनिंग यूनिट्स है, मतलब इनके ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। अगली बार भी हमें लग रहा है कि 25 30 या 35 तक तो फिर से IR और इसके क्वेश्चन आने के चांसेस है इंडियन पॉलिटी के। बट अब की टेक अवे क्या है इस सारे डाटे से, हमने लेकर क्या जाना, हमने ये लेकर जाना है कि कोई भी यूनिट जो है उसको ऐसे नहीं किया जा सकता कि कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। अब वो बच्चे फंस गए होंगे जिन्होंने पबैड इसको देखकर इग्नोर कर दिया था, या जिन्होंने देखा कि जून में भाई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं आता और इग्नोर करके चले गए थे। अच्छे खासे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन जो है इन 2 यूनिट से ही आ गए। जिन्होंने इग्नोर किया वो फंस गए। वो 15 क्वेश्चन कैसे करेंगे अगर बिल्कुल ही कंप्लीटली इग्नोर करके गए हैं। तो किसी भी यूनिट को हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यस, आगे चलकर हम बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा कि किन किन यूनिट्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। अभी हम PYQ एनालिसिस समझने की कोशिश कर रहे हैं। जून का तो जब पेपर आएगा फिर ये भी डाटा ऐड ऑन हो जाएगा, डायरेक्ट कितने, मैच द फॉलोइंग कितने, क्योंकि ये स्टूडेंट हमें नहीं बता पाए हैं तो मेमोरी बेस्ड ये चीजें नहीं निकल कर आती है। बाकी की हम चीजें देखते हैं कि इसमें एक चीज कांस्टेंट रहती है, विच इज डायरेक्ट वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा ही 30-40 के अराउंड जो है, 38-40 के अराउंड रहते हैं। मैच द फॉलोइंग भी कांस्टेंट रहते हैं, 15-16 15-16, पहले 10 चलते होते थे, अब इनकी गिनती बढ़ गई है।
असर्शन रीजन को लेकर एनटीए श्योर नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले डालता होता था, बीच में देखिए कितने स्किप कर दिया असर्शन रीजन के क्वेश्चन, दिसंबर में फिर से डाल दिए थे, जून में फिर से ये स्किप कर दिया। मुझे पता चला असर्शन रीजन के क्वेश्चन स्टूडेंट को इस बार फिर से नहीं दिखे। सेम इज द केस ऑफ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ये कब से ब्लैंक ही आ रहे हैं, इस बार पता नहीं आए कि नहीं, बट ये ब्लैंक होता जा रहा है। अब ये भी पैटर्न में नहीं पूछते। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है, याद रखना, जब इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो पेपर टफ हो जाता है या लेंदी हो जाता है। जो जहां पर जिनके नंबर आप देख सकते हो ना, या 25-25 जहां पर लिख रखे हैं, या 32 है, तो मतलब ये 5-5 स्टेटमेंट होगी, उसके नीचे 5-5 ऑप्शंस के कोड हो गए, और उसके बेसिस पे हमने डिसाइड करना है, तो पेपर लेंदी हो जाता है। तो दिसंबर में ये हमें 10 के आसपास फिर से आते हुए दिखाई दिए, जून में पता नहीं अब कितने आए, वो पता चल जाएगा। तो यानी ये भी अपने आप में दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं, खास करके तब जब इसको कंसेप्चुअली बनाया जाए। अभी हमें यही सुनने को आया कि जून में पेपर उन्होंने बिट कंसेप्चुअल बनाया, प्योर फैक्चुअल नहीं है। तो वो दिखेगा जब आपको मैं सारी चीजें कराऊंगा ना, एनालिसिस जब जून का करेंगे तो वो चीजें दिखने लगेंगी। तो वापस चलते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, पहले से भी आते थे, ठीक है। एकदम से जब जून में इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी ना, तो तब भाई बाहर आके स्टूडेंट ने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया, भाई इतने क्रोनोलॉजी क्वेश्चन कौन बना रहा है, 22-22 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो तब से 15-14-15, और इस बार भी इतनी स्ट्रेंथ निकल आएगी। अब इतना है कि ये प्योर फैक्चुअल नहीं रहे हैं। इस बार इन्होंने जो क्रोनोलॉजी पूछी है वो कहते हैं ढंग की क्रोनोलॉजी थी, वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल पूछी है। पेयर इनकरेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन आते होते थे, अब नहीं आ रहे हैं, खास पूछ नहीं रहे हैं। ओके, एक चीज है जो आपने यहाँ से भी टेक अवे करनी है ध्यान से, कि डायरेक्ट सिलेबस से ही लगभग चीजें पूछी जाती है। ये डायरेक्ट सिलेबस से मतलब होता है कि सीधा ही सीधा क्वेश्चन जो है, सीधा साधा क्वेश्चन था, सिलेबस का पार्ट है, हमें ये भी पता है कौन से यूनिट से, किस टॉपिक से, कोई घुमा फिरा कर भी नहीं पूछा गया, तो वहां से हमें एक फिगर मिल जाती है। कुछ जगह पर पेपर टफ होने लगता है, जहां पर हमें ना हमेशा ही कोई नया कंसेप्ट या नया थिंकर देखने को मिल रहा है, कि पहले कभी नहीं पूछा गया, लेकिन अब जो है अब के एग्जाम में पूछा गया, ये पीवाईक्यू में नहीं दिख रहा, या ऐसी चीजें हो जाती है। लेकिन होता सिलेबस का पार्ट है, वो पार्ट है जिसको उसने टच नहीं किया है, लेकिन फिर भी पूछता है। तो ये आप नंबर देख सकते हो 26 ये बढ़ जाता है, तो पेपर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वैसा नहीं रहता। आप इसको, जब ऐसा पेपर आएगा जिसमें इन क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो वो पेपर कोई भी नहीं इजी क्लेम करके आएगा। दिसंबर में 1 रह गए हैं, ठीक है, अब मुझे लग रहा है जून में ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद ये 0 या 1 की ही स्ट्रेंथ बने, तो ये सारी चीज हो जाएगी। ओके, आउटसाइड द सिलेबस वाला भी एक मुद्दा रहता है, वो हमें कभी कभी कम देखने को मिलता है, कभी कभी ज्यादा देखने को मिलता है। मोस्टली आपके सिलेबस में 340+ टॉपिक है, तो कोई भी टॉपिक वो उठा लेगा ना, तो उसको आउटसाइड द सिलेबस क्लेम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी सिलेबस में फिट ही हो रहा है। लेकिन दिसंबर में हम देख रहे थे कि कुछ ऐसा पेपर, वाहियात पेपर बनाया गया था दिसंबर 2025 में, कि वो फिट इन होने भी मुश्किल हो रहे हैं। इसलिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन याद रखना, आउटसाइड सिलेबस से आने की संभावनाएं ऑलमोस्ट 1% ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो यही एक पेपर है जो अपने आप में एक एक्सेप्शन बन गया था, और वो भी पूरी तरह से आउटसाइड नहीं कह सकते, अटपटे से क्वेश्चन थे, डायरेक्टली सिलेबस से नहीं दिख रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। पीवाईक्यू के बेस पे कुछ चीज़ें होती है, कभी कभी पीवाईक्यू डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, तो ये डायरेक्टली की हम मोस्टली स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है। अदरवाइज पीवाईक्यू थीम वाइज पूछे जाते हैं। थीम वाइज क्या है, कि अगर हमने देखा है कि वो कार्ल मार्क्स की बुक्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें समझ आ जाएगा कि वो और थिंकर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बुक्स को भी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछ सकता है। तो ये थीम हो गया कि थिंकर की बुक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए ये पूछता है। अब कोई भी थिंकर आ सकता है, तो ये पीवाईक्यू बेस्ड, हमें आइडिया वहां से मिल जाता है कि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो ये पीवाईक्यू बेस्ड का हमने नहीं बताया, हमने यहाँ पर बताया जो डायरेक्ट पीवाईक्यू भी कभी कभी आ जाता है। जितने ज्यादा डायरेक्ट पीवाईक्यू आने लगते हैं या पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनने लगते हैं, तो आपका पेपर और ज्यादा इजी होने लगता है। बाकी रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर कभी कभी बीच में बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल ही फोकस नहीं रहता। रिसेंटली 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, और दिसंबर में थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे। जून में हमें पता चल जाएगा करंट अफेयर का क्या सिलसिला है, कितने पूछे हैं। वो पूछे ना पूछे, हमने तैयारी करके जानी होती है। 1 साल के हम करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करके जाते हैं। बाकी हम सारी चीज़ों का जो डाटा है वो अप टू डेट रखते हैं, 2026 तक कवर करके ही जाएंगे। तो ये बेसिक एनालिसिस को लेकर चीज़ें रही जिसके बारे में मैंने डिस्कस करनी थी।
इसके अलावा भी है जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि और किन किन चीज़ों पर आपने ध्यान रखना है अब पढ़ते वक्त। कुछ चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं। पीवाईक्यू से समझ लिया, अब आपको ये सारे डाटा क्लियर हो गया होगा कि फेज वन एक एग्जाम का टाइम चला था जब दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक चल रहा था। स्टैटिक था, सिलेबस ओरिएंटेड था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, क्लासिकल टेक्स्ट और थ्योरीज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे, थिंकर के कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से भी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की वेटेज ज़्यादा थी तब, तो इक्वल वेटेज दी जाती थी हर यूनिट को। अब ये सारी चीजें ना अगर हम जोड़ देना जून 2026 में, तो थोड़ा बहुत हमें फिर से वापस एंटी अपने पुराने ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि बच्चे बहुत तंग आ गए थे कि फैक्चुअल बहुत बन रहा है, तो शायद उनके भी कान में आवाज पड़ी होगी। तो जून 2026 में जो चल रहा था कि बहुत ही सिलेबस डायनामिक होते जा रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस जैसे क्वेश्चन हमें दिखने लगे हैं, ठीक है, और ज्यादातर जो है डायरेक्ट रिपीटिशन ही हो रहे हैं, सेम फैक्ट बार बार पूछे जा रहे हैं, उसी चीजों को वो लेकर आ रहे हैं, जैसे उनके पास कुछ नया कंटेंट ही नहीं बचा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, फैक्चुअल चीजों को लेकर। आईआर, इंडियन पॉलिटी ऐसे यूनिट हो गए हैं जो सबसे बढ़िया एरिया आप कह सकते हो जिसको पूछा जा रहा है। जून 2026 में थोड़े कम हुए हैं, 14-15 तक आ गए हैं वापस, लेकिन अगर दिसंबर में देखेंगे तो 24 क्वेश्चन आईआर, 34 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से आ रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादा ही आ रहे हैं, ये डाटा तो जो लिखा हुआ है 24, मुझे लग रहा है 30 यहाँ पर होना चाहिए। जून 2025 से भी देखें तो इन 2 यूनिट से ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन मैंने अब आपको ये बता दिया कि ये पिछला ट्रेंड चल रहा था, लेकिन साथ में मैंने ये भी ऐड ऑन कर दिया था कि इस ट्रेंड को देखते हुए आपने सिर्फ इंडियन पॉलिटी और आईआर तक लिमिट रह ही नहीं सकते, क्योंकि अब वो बाकी यूनिट्स पे भी फोकस कर रहा है। हमें बस इतना पता है कि ये यूनिट अपने आप में स्कोरिंग है, इससे थोड़े ज्यादा नंबर बने जाएंगे, बस इतना पता है कि 30 या 40 क्वेश्चन इससे आने की संभावना है अगली बार। लेकिन बाकी के 60 क्वेश्चन को भी तो हमने देखना है। तो डायरेक्ट बुक के थिंकर हो गए, क्वेश्चंस हो गए, प्योर डेफिनेशन हो गए, रिपीटेड पीवाईक्यूज हो गए, ये ट्रेंड हमें चलना दिखने हुआ दिखाई दे रहा है। रोट लर्निंग होगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। प्योरली फैक्चुअल चीजें जो है वो पूछी जा रही है। यूनिट वाइज एनालिसिस ये मैंने पीछे ही बता दिया, ठीक है। पहली चीज है, पीवाईक्यू को लेकर आप बिल्कुल भी ऐसे मत समझना कि आपके काम की चीज नहीं है, ये तो पुराने क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाले हैं, टॉर्च बेरर जिसे कहते हैं। इसलिए हमने क्या किया है आपके ब्रह्मास्त्र 3.0 में भी कि हर टॉपिक के बाद नोट्स तो मिलते हैं, लेकिन साथ में टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हमने प्रोवाइड करवाए हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। 40 से 50% क्वेश्चन पीवाईक्यू से आते हैं डायरेक्टली, कभी कभी सीधा ही पीवाईक्यू पूछा जा रहा है, और कभी कभी इनडायरेक्टली। आपके पास 10 साल के पीवाईक्यूज हैं ब्रह्मास्त्र में, टॉपिक वाइज जो मिलते जा रहे हैं, तो वो सारे कंप्लीट करने हैं, पहला गोल ये होता है, ठीक है। तो उससे आपका ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी स्कोर जो रियल एग्जाम होने वाला है उसमें अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपने पीवाईक्यू को बहुत ढंग से अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालिसिस किया है। पीवाईक्यू को भी सॉल्व करने के तरीके होते हैं, ठीक है, कि आपने कोशिश करनी है जब आप पीवाईक्यू ओपन करोगे कि मैं सॉल्व करूं इसको, पहले आंसर ना देखूं, सीधा कोशिश करूं ये क्या पूछ रखा है, फिर आंसर देखो। फिर आपने करना होता है अपने ही पीवाईक्यू के बारे में सोचना है कि क्यों नहीं आंसर किया गया सही, और अगर किया गया है या अदर ऑप्शंस दी गई है, वो ऑप्शंस किस बारे में थी, क्या बात कर रही थी। तो पीवाईक्यू के भी साथ साथ शॉर्ट नोट्स जो है बनाते जाना है। मान लीजिए आपको कुछ चीजें याद है, डायरेक्टली याद है, उसको मत लिखो। जो चीजें आपको लगता है मुझे याद नहीं है, मुझे पहली बार देखने को मिल रही है या मुझे नोट कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो वो पॉइंट्स नोट्स आप साथ में बनाते जाओ। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना होता है। चलना क्या है, हम चलाएंगे ही आपको ऐसे, ठीक है। हमने सबसे पहले जो रिसेंट कोई टॉपिक का पीवाईक्यू आया होगा वो रिसेंट से शुरू करेंगे, और फिर हम धीरे धीरे पीछे बढ़ते जाएंगे। 2018, 2017 इनफैक्ट हमने ब्रह्मास्त्र 3.0 में तो वो भी डाल दिया अब, ठीक है। तो 2017 से पहले भी नेट का पेपर होता है, आप वहां तक भी कर सकते हो, उससे पहले भी जा सकते हो, और उससे पहले वाले भी पीवाईक्यू हमने ऐड किए हैं टॉपिक वाइज, टिल 2012 तक ऐड करने की कोशिश की है कुछ कुछ जगह पर, तो वो भी आप साथ साथ में देखते जाना। मुझे लगता है जब आप 2018 तक ही कवर कर लेते हो इनफ है, बहुत सारे पीवाईक्यूज इसमें आपके कवर हो जाते हैं। अब पीवाईक्यू करने के 2 तरीके होते हैं कि आपने यूनिट वाइज करने हैं, हमारी एक बुकलेट सी आती है, ठीक है, उसको आप ले सकते हो, तो उसमें से पीवाईक्यू सॉल्व करने यूनिट वाइज तो उसमें से किए जाते हैं, 199 149 ऐसे कुछ चलता होगा प्राइस। लेकिन ब्रह्मास्त्र कोर्स में आपको वैसे पीवाईक्यू मिल रहे हैं और वो टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए आपकी कन्वीनियंस सबसे ज्यादा कहाँ सही रहती है, आपको टॉपिक वाइज चाहिए या आपको यूनिट वाइज चाहिए।
नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए आपने क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। आपने अपने कोर्स मटेरियल को तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में कोर्स मटेरियल से शॉर्ट नोट्स बनाने आने चाहिए आपको। वो भी मैं ट्यूटोरियल दूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आते हैं, विच इज ऐसी चीजें हैं जो हम स्कूल में सीखते होते थे। तो बैक टू स्कूल भी आज आपका इसी के साथ हम कर देंगे कि कैसे नोट्स, अगर मैं दिखाऊंगा ट्यूटोरियल में ब्रह्मास्त्र के ये नोट्स पड़े हैं, इसको आपने कैसे बनाना है, इसी नोट्स से शॉर्ट नोट्स कैसे बन सकते हैं। ओके, एमसीक्यूज यानी एमसीक्यूज स्लैश पीवाईक्यूज भी आप रख सकते हो। इसको कंसिस्टेंटली अटेम्प्ट करते जाना है, क्योंकि कंसिस्टेंटली हम करेंगे भी। अगर आपने मेरा शेड्यूल देखा होगा पॉलिटिकल साइंस का और पेपर 1 का भी, हर यूनिट खत्म होने के बाद आपको पूरा टेस्ट सीरीज दी जा रही है। उस यूनिट का टेस्ट दिया जाएगा, फुल लेंथ होगा, मतलब यूनिट वाइज होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कर रहे हो, पॉलिटिकल थ्योरी खत्म हुआ, 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने ब्रह्मास्त्र 3.0 में डायरेक्टली एनरोल किया है, जिन्होंने पोल साइंस में किया है, उनको पोल साइंस की वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, विच इज रणभूमि टेस्ट सीरीज जो हमारी आ रही है। तो उसके लिए आपको कोई अलग कॉस्ट नहीं देनी है, वो पार्ट ऑफ बैच है 3.0 का। और जिन्होंने पेपर 1 में किया था उनको पेपर 1 में मिल जाएगी। जिन्होंने कॉम्बो लिया है, दोनों ही किए हैं, उनको दोनों टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आपका वो टेस्ट डे भी जो है आप शेड्यूल अकॉर्डिंग देख सकते हो, पेपर 1 का कब आ रहा है, पेपर 2 का कब आ रहा है। तो ये सारी चीजें ओके। पीवाईक्यू को निगलेक्ट नहीं करना है, इसलिए ये सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है कि 30-40 क्वेश्चंस तो इसी में से आते हैं। आपने वीडियोस देख लेनी है, नोट्स जो है पढ़ने भी हैं, और नोट्स में से और शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। और वीडियोस को भी आपने ना जब देखना है ना, पैसिवली नहीं देखना है, एक्टिवली देखना है। कोई, क्योंकि वो आप नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे हो, बिंज वॉचिंग नहीं कर सकते आप मेरी वीडियोस को। तो बिंज वॉचिंग नहीं करनी है, नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, तो उसको ऐसे देखना है कि वीडियो को बीच में पॉज करना पड़े, करो, उसके बारे में सोचना पड़े, सोचो, वापस आपको कहीं पर नोट्स में कुछ देखना पड़े, जाओ, बैक एंड फोर्थ लगे रहो, लेकिन आप अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहां से ही वीडियोस के थ्रू ही बिल्ड करोगे। फैक्ट्स तो बहुत आसान है, उसमें कुछ कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड नहीं करनी है। ये बुक है, ये पब्लिकेशन का ईयर है, बस अब इसमें क्या समझना है, तो उसमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसमें ये होगा कि हमने रिवाइज करना है, और उसमें रिवीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये फैक्ट शीट्स का भी हम बता देते हैं, क्योंकि पेपर फैक्चुअल जब आता है, और कंसिस्टेंटली पिछले 5-6 साइकिल से तो पेपर फैक्चुअल ही हमें नजर आया है अभी तक। तो उसके लिए फैक्ट शीट्स के बारे में आपको मैम ने बता दिया पेपर 1 में। पॉलिटिकल साइंस की भी आपको मिलेगी, जैसे ही यूनिट खत्म होता है हम फैक्ट शीट्स दे देते हैं आपको, और आपने उनको भी धीरे धीरे रिवाइज करते जाना है। एक दिन में पूरी फैक्ट शीट रिवाइज नहीं हो जाती है, या सारी पढ़ी भी नहीं जाती है, तो उसमें काफी पेजेस रहते हैं। तो आपने उसको एज ए धीरे धीरे अपना सोर्स ऑफ रिवीजन बना लेना, कि कुछ चीजें हैं जो मुझे डायरेक्टली एक ही जगह पर मिल रही है, तो वहां से वो आपने कवर करते जाना। अब मैं बताता हूँ वहां पर कि यूनिट्स को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, जब आप रिवीजन के टाइम पर पहुंचोगे, क्योंकि अभी तो हमने हर सिलेबस का एक एक पार्ट कवर करना है, एक एक टॉपिक कवर करना है। तो जब आप फ्री हो जाओगे हर चीजें खुद पढ़ने के लिए, तो तब आप मुझसे यह क्वेश्चन दोबारा नहीं करोगे। आपको पता होगा कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी में यूनिट 1 पे ध्यान देना है, यूनिट 2 पे देना है, क्योंकि अगर यूनिट 1 और 2 पर दे देते हो, कंसेप्चुअल आपके कवर होगी सारी चीजें। ये आपके कंसेप्चुअल यूनिट है पहले दो। फिर यूनिट 5 और यूनिट 7 इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन पॉलिटी, ये आपके मोस्टली है। यूनिट 5 में इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छा खासा 40% पार्ट तो कंसेप्चुअल है, लेकिन उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, वो क्वेश्चन बना रहे हैं, फैक्चुअल से सारी चीजें बना रहे हैं। तो यूनिट 5 भी आपका फैक्चुअल हो गया, और यूनिट 7 तो प्योरली फैक्चुअल है ही, इंडियन पॉलिटी। तो इनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में कवर करना होता है, जब आप चीजों को सीरियसली रिवाइज करने लगोगे। पहले आप आराम से धीरे धीरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते जाओ, जैसे जैसे हम दे रहे हैं, बस वही करना है। वैसे भी कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद भी बना सकते हो कि मैंने किस वे में पढ़ना है। हम तो आपको एक जनरल गाइडेंस जरूर देते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें चलने वाली है, आप ऐसे ऐसे कीजिए। फिर आप जब रिवीजन के टाइम पर पहुंचोगे, सेकंड प्रायोरिटी आप यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, फिर यूनिट 4, यूनिट 6 और यूनिट 9 दे सकते हो, और लास्ट फाइनल कवरेज में आप यूनिट 8 और यूनिट 10 को रखोगे। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया और गवर्नेंस वाले यूनिट को, ये लास्ट में आप कवर कर लेना जब आप रिवीजन करोगे। डेली रिवीजन में आप याद रखना, क्योंकि इतना फैक्चुअल है चीजें, और अगर मैं बात भी करूं कितनी फैक्चुअल है, तो 30,000 से भी ऊपर फैक्ट्स हैं जिनको हम कवर करते हैं। 30,000 को हम नहीं याद रख सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, एक दिन में तो बिल्कुल नहीं रख सकते। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे मेजर फैक्ट्स हैं
जिनको छोड़ नहीं सकते। तो कोर फैक्ट्स जो होते हैं ना, कुल मिलाकर 5 से 10 हज़ार बाय एवरेज हर एस्पिरेंट कवर करके जाता ही है। तो वो हमने कवर भी करने होते हैं, वो कवर हो गए बार बार रिवाइज करके। और जब हम कवर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तभी जाकर हम पेपर में उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उतना इनफ है, कितना तो करके आना है। पॉलिटी के आर्टिकल्स हो गए, बुक के ईयर्स हो गए, ऑथर्स हो गए, ट्रीटीज हो गए, हर क्रोनोलॉजी बेसिस पे क्वेश्चन, मतलब ये सारी चीजें आपको फैक्ट शीट से मिल जाएंगी। तो आप उसी से बार बार चीजें जो है रिवाइज कर सकते हैं। एक ना वर्ड है रिवीजन, जो बार बार मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं रिकॉलिंग, रिकॉल करना। तो आप कोई भी चीज पढ़ोगे ना, आप अपनी बुक, नोट्स, लैपटॉप, जो भी टैबलेट कुछ भी पढ़ा होगा बंद करना होगा, एक कॉपी पेन लेना होगा, एम्प्टी पेपर पर आपको लिखना होगा कि मैंने कौन से फैक्ट याद किए हैं, अभी मैंने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। आप उसको नोट डाउन करना शुरू करो। उसको एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं। जितना ब्रेन पर प्रेशर डालोगे ना, उतना ही आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा, चीजों को याद करने का। जब तक आपके सामने पड़ी हुई है ना चीज, कोई फैक्ट नजर आ रहा है, तो ब्रेन आपको यही ट्रिक करता रहेगा कि मुझे आता है, ये तो पता है मुझे, ये तो आसान है। लेकिन जैसे ही आप हटा दोगे ना अपनी आई से वो दूर, जो भी आप पढ़ रहे थे, तब आप सोचिए आपको आता है कि नहीं आता, याद हो पा रही है वो चीज या नहीं हो पा रही है। एग्जाम्पल के लिए डिसआर्मामेंट ट्रीटीज आईआर की आपने पढ़ी अभी। तो डिसआर्मामेंट ट्रीटीज में आप सोचने लगते हो कि कहाँ से शुरू हुआ, पहले कौन सी आई थी, ठीक है, पीटीबीटी आई है, एनपीटी आई है, फिर उसके बाद आप देखोगे और कौन सी आई है, आईएनएफ आई थी, फिर क्या आया था, साल्ट वन साल्ट टू कब आई थी, स्टार्ट वन स्टार्ट टू कब आई थी, सीटीबीटी कब आई थी। ये सारी चीजें आप सोचने लगते हो, इनकी डेट्स को सोचते हो, और साथ में ये भी सोचते हो कि इस ट्रिटी की खास प्रोविजन क्या थी, क्या कोई कंट्रोवर्सी थी। लगते हैं आपको सिर्फ 5 मिनट है इस चीज को करने में, बट ये 5 मिनट अगर आप दे रहे हो ना किसी चीज को, तो बहुत ही ज्यादा आप अपने लिए पुण्य का काम कमा रहे हो। क्योंकि ये दिसंबर में आप एग्जाम फिर निकाल कर ही रहोगे, अगर ये चीजों का ध्यान रखते जाओगे। ये निकलेगा एग्जाम, और फिर आपका ये हो जाएगा कि एंडलेस साइकिल जो है ना, कि अगली अटेम्प्ट में दे देंगे, इस बार अच्छा नहीं गया, या इस बार अच्छी तैयारी नहीं थी, ये हो गया वो हो गया। वो एक्सक्यूजेस और बहाने अपने आप ही खत्म हो जाएंगे जब आप एक्टिवली ऐसे चीजें करने लगोगे। यहाँ पर एक्टिव रिकॉल जब आप कर भी रहे हो ना, तो साथ में एक चीज जुड़ जाती है। ब्रेन जैसे ही आप उसको थोड़ा सा जोर डालने लगते हो ना, और अगर आप पॉसिबली वो लिख लेते हो चीजें याद करके, और चीजें आपको याद आने लगती है, आपके चेहरे में स्माइल आएगी, ठीक है, और आपको अंदर से ही मोटिवेशन मिलने लगेगी कि हाँ, मैं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ये आपको पता चलता जाएगा। तो ये एक अपने आप में एक इफेक्टिव टूल है, रिकॉलिंग जिसे कहते हैं, जिसको जरूर यूज करना। कहीं ना कहीं आपको ये सारा दिन ही मोटिवेट रखेगा चीजें करने के लिए। ओके। हेवुड के बॉक्सेस होते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुक से आते हैं। आप लक्ष्मीकांत के बॉक्सेस होते हैं। इन बॉक्सेस की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये टेक्स्ट बुक लेनी पड़ेगी, क्या इसमें से बॉक्स सब निकालूं मैं, नहीं। ब्रह्मास्त्र इसलिए ब्रह्मास्त्र नाम रखा गया है कि ये सारी चीजें हमने आपको आपके नोट्स में ही कवर कर दी है, फैक्ट शीट्स में कवर कर दी है, हर चीज हमने कवर कर दी है, ठीक है। ऑन शॉर्ट्स नोट्स बनाने बड़े जरूरी होते हैं। ऑन शॉर्ट्स नोट्स का मतलब है अपने नोट्स बनाने बड़े जरूरी है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब आप अपने नोट्स बनाओगे ना, नोट्स बनाते बनाते चीजें मेमोराइज होने लगती है। अपने हैंड राइटिंग से लिख रहे हो, मेमोराइज होने लगती है। शॉर्ट में बना रहे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा, लास्ट टाइम पर आपके अपने नोट्स ही बहुत काम आते हैं रिवाइज करने में। और ज्यादातर जब भी आप लिखते हो ना, तो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत काम कर रही होती है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमने किसी के बनाए नोट्स देखे, या ऑनलाइन एक ई बुक या टेक्स्ट बुक या नोट्स देख रहे हैं ना, फोटोग्राफिक मेमोरी इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अपने नोट्स बनाने में बनती है। आपको पता होगा कि वो पेज के किस कोने में ये फैक्ट लिखा हुआ था, पेपर में आप सोचोगे आपको याद भी आएगा। तो वो बहुत सारी चीजें काम आती है, इसलिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स भी मैं सिखाऊंगा अभी कैसे बनाना है, क्योंकि ये मुझे सिखाना पड़ता है हर बार बच्चों को। बच्चे गलतियां ये करते हैं, स्टूडेंट एस्पिरेंट, की वो, मैंने अगर 10 बुलेट पॉइंट्स में कोई चीज लिखी है, तो वो 9 या 10 तो फिर वो रिपीट ही कर रहे हैं, लिख रहे हैं सारी चीजें, यानी वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मुझे और मेरे नोट्स को, वो कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं कहता होता हूँ मत बनाओ, आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, आप अपने हैंड राइटिंग से फिर नोट्स ना ही बनाओ तो अच्छा है, ठीक। धीरे धीरे स्मॉल पोर्शन में पढ़ते जाना है हर रोज।
आपको शायद ये नहीं पता है कि कोई चीज को आप अगर 10 मिनट भी डिवोट कर रहे हो ना, जितना मर्जी स्मॉल टाइम डिवोट कर रहे हो, वो कितनी आपके लिए इफेक्टिवली काम आ जाएगी। जैसे मैंने बताया, रिकॉलिंग के 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वो बहुत काम आती है। लेकिन अगर वो भी नहीं दिए जा रहे हैं 5 मिनट, और यही सोचना है कि भाई मैंने तो सुना है कि 18-18 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे, छोड़ दो। ये कोई मेजरमेंट इस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए कि कितना टाइम पढ़ना है। इस बेसिस पे होनी चाहिए कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, आपसे कितने हो पा रहे हैं। नो मैटर किसी ने फिर 1 घंटा पढ़ा हो, 2 घंटे पढ़ा हो, लेकिन वो तो भाई निकाल गया पेपर, उसने तो क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। टॉपर्स की ना, आप अगर अभी शुरू हो जाएगा सिलसिला, हर चैनल पे टॉपर की कोई ना कोई इंटरव्यू आ रही होगी, वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे होंगे, क्या पढ़ा आप भी सुन रहे होंगे। तो मैं ये कहता होता हूँ, उन्होंने जो भी किया हो वो उनके लिए बेस्ट था, क्योंकि अब उन्होंने पेपर निकाल दिया है, तो इसलिए वो कुछ भी बोलेंगे वो जस्टिफाइड है। एक कहेगा कि मैंने तो भाई आईआर को खास पढ़ा ही नहीं था, पेपर में पेपर ही ऐसा आया था, वो सॉल्व हो गया। वो जस्टिफाइड, उसने नहीं पढ़ा, उसका सॉल्व हो गया, उसका पेपर निकल गया। लेकिन दूसरा अब रिस्क ले ले कि वो आईआर को ना पढ़े, ठीक है। कोई कहेगा कंपैरेटिव मैं नहीं पढ़ता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरा फिर भी निकल गया। तो क्या आप सबके लिए कंपैरेटिव पढ़ना जरूरी नहीं रहा? यही स्ट्रेटेजी काम आने वाली है? नहीं, ऐसे नहीं होता। एक कहेगा कि मैंने पीवाईक्यू तो देखे ही नहीं थे, मैंने तो सीधे नोट्स पढ़े, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए थे, मेरा फिर भी जेआरएफ हो गया। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? या एक कहेगा मैंने पीवाईक्यू को ही ध्यान से पढ़ा था, मैंने नोट्स नहीं देखे। तो कौन सी स्ट्रेटेजी सही है? आप तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। स्ट्रेटेजी वही सही है जो रिजल्ट लेकर आती है, और वो स्ट्रेटेजी अपने आप ही जस्टिफाइड हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, लास्ट में यही चीज ही होने वाली है आपके साथ। ओके, लक्ष्मीकांत और हेवुड के बॉक्सेस को हम इसलिए भी कहते रहते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। जून 2025 में देखिए हेवुड से डायरेक्टली क्वेश्चन जो आएंगे आईआर के, अगर वो देखे 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, 18 तो भाई वो बॉक्सेस से ही सीधे पूछे जा रहे हैं, एक ही बुक से। ऐसे ही इंडियन पॉलिटी के 30 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं, तो 25 तो बॉक्सेस से क्वेश्चन बना रही है, मतलब बॉक्सेस उनके फेवरेट होते जा रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस वाली वीडियो आप सारे देखते जाना, जून 2025, दिसंबर 2025 वाली भी है, 26 वाली भी आएगी, वो चैनल पर होती है, आपको पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब देख सकते हैं, तो वो जरूर देख लेना। दिसंबर 2025 के डाटा भी कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिला कि ऐसी चीजें हैं। जून में हम देखेंगे क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हो। एक मैंने सैंपल भी आपको दिखा दिया कि ये क्वेश्चन था, ठीक है, पेपर में आपके दिसंबर में, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को मैच करना है। ये आपके सामने हेवुड का बॉक्स रहा है, तो उसी में से क्वेश्चन जो है बनाकर आपको दे दिया गया है, सारा का सारा क्वेश्चन। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं, ये डिसेंडिंग में कोल्ड वार के पीरियड, ये कोल्ड वार के इवेंट से सारा पेपर बना दिया गया। मतलब ऐसे वो बॉक्सेस से ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो आप अब दोनों चीजें देख सकते हो, बॉक्स ऐसा दिखता है और क्वेश्चन कैसा बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें हमने भी कवर कर रखी है, ब्रह्मास्त्र के कोर्स में आपको ये बॉक्सेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स में, फैक्ट शीट में, ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का फिर से एक सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बॉक्स से ही निकल आया, सारी चीजें, कुछ चीजें हमने भी जो है इसमें कवर कर रखी है, तो वो बॉक्सेस को उठाता है। तो एनीवे ज्यादा बॉक्सेस हम नहीं दिखाएंगे, आप समझ ही गए हो कि ये सारी चीजें आती है। फाइनल वर्ड्स कि जैसे मैंने बताया, कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होगी, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा कि मेरे लिए क्या क्या चीजें सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो वही बेस्ट स्ट्रेटेजी हो जाएगी आपके लिए। अपने वीक एरिया को आपने डिफाइन करना है। वीक एरिया तभी पता चलते हैं जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, मॉक्स लगाते हो, तब आपको पता चलेगा। पीवाईक्यूज आर टॉपिक वाइज दे रहे हैं, उसको भी आपने ध्यान से देखते जाना है। हर यूनिट के बाद मॉक्स मिल रहा है, तो उसको भी आपने सीरियसली, जेन्युइनली जो अटेम्प्ट होती है वो देनी है, सो दैट आपको अपने कमियां पहले ही दिखने लगे और आपको उस पर फास्ट, जितनी जल्दी रिमूव कर सकते हो, काम कर सकते हो, उस पर काम करना शुरू कर दो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ कुछ चीजें तो आपको करनी होती है। सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना है, स्ट्रेटेजी करनी है, ठीक है, फोकस रहना है। सेल्फ डिसिप्लिन भी ऐसे रखना होता है कि उसमें ना कंसिस्टेंसी बनी रहे। कुछ बच्चे जोश जोश में ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इतनी सारी चीजें करूंगा, अपना शेड्यूल और टाइम टेबल बनाते हैं, वो फॉलो भी करते हैं, और हो सकता है वो 12 से 14 घंटे पढ़ने वाला शेड्यूल बनाकर बैठे हुए हैं, वो फॉलो भी करते हैं। वो करते हैं 4, 5, 6 और मे बी 7 दिन कर लेंगे, 8 दिन एक कैपेसिटी होती है, फिर वो हो जाते हैं बर्नआउट और वो फ्रीज भी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फ्रीज भी होकर आए हैं मेरे पास, वापस उनको मैंने ठीक करके भेजा है। उनके अंजर पंजर जो है वो सारे ही खराब हो जाते हैं, फिर उनसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। फ्रीज होने का मतलब समझ रहे हो, पढ़ा ही नहीं जा रहा। वो बेड के एक कोने में बैठ जाते हैं, शेड्यूल उनका वहीं का वहीं धरा रह जाता है, पढ़ा नहीं जा रहा।
क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा बर्नआउट कर लिया खुद को। जब सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना होता है तो वो बैलेंस के साथ ही लेकर आना होता है। आपने अपना खाना पीना, ठीक है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, और जो चीजें करने में मजा आता है, फन पार्ट ऑफ लाइफ, वो चीज भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। वो स्पोर्ट्स है, वो गेम्स है, वो मूवी देखना है, वो म्यूजिक देखना है, ठीक है, वो गप्पे लगानी है दोस्तों के साथ, वो पार्ट होना चाहिए। खाना पीना, सब घूमना फिरना, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो लाइफ नहीं खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसा पेपर नहीं है कमरे में बंद करके आपका पेपर होने वाला है। ये होने वाला है साथ में बैलेंस ऑफ लाइफ भी लेकर आने में। एक मेरा स्टूडेंट था, 8 अटेम्प्ट दे दी थी उसने, अनुराग ने। तो उनके साथ एक मीट हुई थी हमारी। फिर हमें समझ आया वो कर क्या रहे हैं, कि क्यों नहीं पेपर उनसे निकलता है। उनका पेपर इसलिए नहीं निकलता था क्योंकि बंद कमरे में बैठे रहते थे और वहीं पढ़ते रहते थे। ना फ्रेश एयर है, ना बाहर जाना है, ना दोस्त बनाना है, ना कुछ करना है, ठीक है। और मैंने कहा था लाइफ को एंजॉय करो, तो उनका सवाल यही था, सर लाइफ को एंजॉय कैसे करते हैं? मतलब उनको नहीं पता, उनको पास इतना पता है किताबें खोल के पढ़ा कैसे जाता है, पीवाईक्यू कैसे सॉल्व होते हैं, मॉक्स कितने दे सकता हूँ, ये सारी स्ट्रेटजी, टाइम टेबल कैसे बनते, सब पता। लाइफ को जीना नहीं पता है। तो वो सिखाया गया उनको वापस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई और उसके बाद 9th अटेम्प्ट में उनका जेआरएफ हुआ। वो रूम से बाहर निकले तो जेआरएफ हुआ, रूम में बंद थे तो 8 अटेम्प्ट में कुछ नहीं कर पाए। तो ये पार्ट एंड पार्सल चीजें जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेश माइंड में ही सही डाटा जो है आप उसमें इंसर्ट कर पाओगे, ऐड कर पाओगे। अगर आपका माइंड और सारी चीजों से भरा हुआ है कि मैं पढ़ी ही जा रहा हूँ सारा दिन, यही सारी चीजें करी जा रहा हूँ, कुछ भी फ्रेश डाटा ऐड नहीं कर पाओगे। मेमोरी में तभी चीजें ऐड होनी शुरू होती है जब वो फ्रेश होती रहती है बार बार। कभी कभी आपका देखते नहीं हो सिस्टम हैंग होने लगता है, क्या करते हो आप? रिफ्रेश करते हो। आपका मोबाइल भी ऐसे होने लगता है तो क्या करते हो? क्लीनर दिए होते हैं ना, तो उसको दबाते हो, वो क्लीन कर देता है डाटा। आप अपने ब्रेन को क्यों नहीं कर रहे हो क्लीन? उसको तो आप भर रखे हो, एग्जॉस्ट करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, तो क्लीन कैसे करोगे? क्लीन करने की यही वे है। आपने अपने प्रेशर को कैसे रिलीज करना है, वो फन वाले एलिमेंट्स ही होते हैं। जो चीजें आपको ज्यादा पसंद आती है उससे क्लीन हो जाता है, वो साफ हो जाता है, फिर तरोताजा हो जाता है, नए न्यूरॉन्स उसमें बनने लगते हैं। दैट्स इट। फिर आप वापस वापस काम करने लगते हो और अच्छे से पढ़ने लगते हो। तो ये सारी चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज है, शायद मैं नोट्स के बारे में बात कर रहा था कि मैं बताऊंगा आपको कैसे हमने नोट्स बनाने हैं। ये लिबर्टी वाले नोट्स है आपके पास, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास ये मिले हुए हैं कम से कम 7-8 बुलेट पॉइंट, जो भी है 6 के बुलेट पॉइंट्स। तो आपने कोशिश करनी है हमेशा बुलेट पॉइंट्स जो हैं आपको जितने दिए जाते हैं उसका 20-30% रिटेन करना है आपने, ठीक है। 10 दे रखे हैं तो आपने उसको 3 में कन्वर्ट करना है शॉर्ट नोट्स में, ओके। 20 दे रखे हैं तो 6 में करना है या 5 में करना है। 5 दे रखे हैं तो 1-2 चीजें ही लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर जो निकालने वाली चीजें हैं मैं टाइप नहीं करूंगा, ठीक है, कि ये JS मिल है भाई साहब, ठीक है, इनकी ऑन लिबर्टी की बुक आई है, उसकी मुझे एक डेट याद रख लेनी है, और ये इनका आइडिया जो है सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन को हमने एक यहाँ पर नोट कर लिया। तो ये ही चीज है जो आपको रखनी है। अब सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है, ये तो कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट तो आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स इट। एक चीज ये होगी। दूसरा आ गया कि इन्होंने हार्म प्रिंसिपल की बात की है। तो इतना बड़ा डाटा जो है बस वो सिमट के रह गया इसमें। ऐसे करना है आपने, ऐसे बनाते जानी है चीजें, ओके। आप रूजो की एग्जांपल लेना चाहते हैं, रूजो को ले लीजिए। एक उनकी राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट उनकी बुक है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो बात करते हैं, उसकी डेट हमने याद रख लेनी है। फिर हमने देखना है कि ये उनका कोड भी इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, ठीक है, शायद मुझे नहीं पता है। अब मैं इसको नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे इतना ज्यादा इसके बारे में याद हो गया है, क्योंकि बार बार इसको सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मुझे पता है ये उनका ही है। जिनको नहीं पता है वो लिखेंगे, जिनको नहीं जिनको पता है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं देख रहा हूँ ये जनरल विल का आइडिया देते हैं, जनरल विल के बारे में लिख लेना है, ठीक है। आपने साथ में क्या लिखना है कि जनरल विल के बारे में ये क्या बात करते हैं। अगर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो, नहीं तो मैं चाहूंगा कि किसी ने कोई कंसेप्ट दिया, बस इतना पता होना चाहिए ये रूजो का है। इसके पीछे का सारा आइडिया जो है, कॉन्सेप्ट, वो आपने अंडरस्टैंड करना है, वो याद होना चाहिए, ना कि वो नोट्स में लिखने की जरूरत आपको लगे। तो कंसेप्चुअल लेवल पर आपने इस तरीके से चीजें याद करनी है। ये हम सारी चीजें इसलिए लिखते जाते हैं, इसलिए लिखते जाते हैं क्यों, कि हम लास्ट में बहुत इजीली रिवाइज करने लगेंगे ये सारी चीजों को लेकर।
ये तो बहुत बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई है, इससे ही टाइम बचेगा। अगर आपको लगता है मैं ये भी चीज लिख लूं वो भी चीज लिख लूं, तो आपका अपना ही टाइम बढ़ता जाएगा। जितने ज्यादा नोट्स को आप लेंदी बनाते जाओगे, पता है दो चीजें हो जाएगी। नोट्स बनाने में, लेंदी बनाने में एक टाइम अलग से जा रहा है, फिर उन्हीं लेंदी नोट्स को पढ़ने में जब आप रिवाइज करने वाले हो, क्योंकि रिवीजन एक बार नहीं 3-4 बार तो करोगे, तो 3-4 बार आपने उसका भी टाइम बढ़ा दिया। तो नोट्स भी स्ट्रेटेजिकली बनाने हैं आपने, कि किन किन चीजों की जरूरत है जिनको ध्यान में रखना है मुझे। तो बस ऐसे आपने नोट्स पर ध्यान रखना है, ये सारी चीजों पर काम करना है। फिर आती है, एक बार आपको कोर्स खोल कर भी दिखा देते हैं कि फाइल्स और शेड्यूल जो जो चल रहा है कैसे चलने वाली है चीजें। ये 3.0 का डैशबोर्ड आपको दिखता होगा। ओके, तो इसमें से आपके पास शेड्यूल भी आ गया होगा अब, उसको भी आप ओपन करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे रहने वाला है। ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट, जस्टिस, ये कैसे चलता है ये अब आपको पता चल गया होगा कि पहले वीडियो आती है, फिर नोट्स आते हैं, फिर उसके ही पीवाईक्यूज आते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होती जा रही है। सिलेबस ब्रह्मास्त्र आपको थोड़ा सा ना बल्कि और लेंदी इसलिए लगेगा, उसका रीजन ये है क्योंकि हम हर टॉपिक कवर कर रहे हैं। उस स्टूडेंट ने क्योंकि साइन अप किया होता है कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए, तो फिर हमने हर टॉपिक जो है उनका कवर कराना होता है। तो इसलिए भी आपका सिलेबस ही अपना अपने आप में इतना लेंदी है कि 340 प्लस क्या 350 के आसपास जो है उसमें टॉपिक होते हैं। तो आप देख लिए रोज का एक टॉपिक पढ़ेंगे तो लगभग 350 डेज लग गए भाई आपको। तो आप देख सकते हो कि किसी हिसाब से आपको कवर करना पड़ता है कि 5 महीने में आपको वो सारे टॉपिक्स भी कवर करने हैं, 350 पीवाईक्यू भी करने हैं, मॉक्स भी लगाने हैं। और ये मैं 350 टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, पेपर 1 के 350 तो अलग है जिसको हमने कवर करना होता है, और उसके भी पीवाईक्यू करने हैं, और उसके भी नोट्स पढ़ने हैं, और उसके भी मॉक्स लगाने हैं। तो देख रहे हो कि 5 महीने में अपने आप में कितना बड़ा टास्क है जिसको हमने सीरियसली कवर करना होता है जब हमने पहली ही अटेम्प्ट में पेपर निकालना है। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 अटेम्प्ट में निकलता है, पहली अटेम्प्ट में निकालने वाले भी बहुत होते हैं। और आपने देख भी रखे होंगे, कई मैंने स्टोरीज जो है शेयर करता रहता हूँ। पिछली बार मैंने हिमांशु की थी, उसकी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। अंकित है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल कर गए हैं। तो ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाल देते हैं। तो आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालने का सोचना है, बार बार आपने अपेयर नहीं होना। यहाँ पर मैं क्यों लेकर आया हूँ, तो वो चीज आप समझ लो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। आपने जब लिबर्टी को एक दिन में बैठ के कवर कर लिया, और साथ में यहाँ पर देख लेना पेपर 1 का आपने क्या कवर किया है। जब आप इक्वालिटी पे आ जाते हो दूसरे दिन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने लिबर्टी को एक बार रिवाइज करना है कि कल मैंने क्या पढ़ लिया था। ये साथ साथ लेकर चलना है। एक चीज होती है कि अगर हम 21 दिन तक कोई चीज रीड नहीं करेंगे, ठीक है, तो चांसेस है 70% वो हमारी मेमोरी से फेड आउट हो जाएगी, कि वो 21 दिन बाद आपके ब्रेन को दोबारा देखने को मिल रही है। तो 70% उसकी इंफॉर्मेशन जो है आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो वो रिटेन रहे इसलिए हमने पिछली चीजों को साथ साथ रखकर जाना है। और पिछली चीजों को पता कैसे पढ़ना होता है, उसको बस क्विक रिकैप करना होता है। क्विक रिकैप, मान लीजिए अब मान लीजिए अब दूसरा दिन था, आपने इक्वालिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन लिबर्टी को आपने क्विक रिकैप कैसे करना है कि ये तो आपने अच्छे से ही पढ़ा ना, आपने पहली बैठक अपनी अच्छे से लगा दी थी, तो आपने क्विक रिकैप करना। आपने क्विक रिकैप पे ये थोड़े से हमने हाईलाइट कर रखे होते हैं, पीवाईक्यू वाली इंफॉर्मेशन है, तो उसको देख लेना होता है कि ये चीज क्या थी, ठीक है, अच्छा लिबर्टी के बारे में थे ये एग्जांपल, हाँ सर ने समझाई थी, ठीक है, सिविल लिबर्टी होता है, पॉलिटिकल लिबर्टी होता है, जॉन लॉक की बुक ये है, जेएस मिल की ये है, अंबेडकर जी क्या कहते हैं। क्विक रिकैप, क्विक रिकैप जो है आप लगभग पहले अगर पहली सिटिंग में जो चीज पढ़ रहे थे डिटेल में जाकर, तो आपको लग रहा होगा आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ठीक है, लेकिन इसमें आपको 10 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए। 10 मिनट में आपको यह क्लियर हो जाएगा कि अच्छा जेएस मिल की बुक कितने आई थी, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, बर्लिन जी आगे जी, 2 कंसेप्ट दिए थे, नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपको पहले पढ़ा होगा तभी जाकर आपकी क्विक रिकैप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो पहले ही क्विक रिकैप चल सकती है कि उन्होंने पहले ही सारी चीजें पढ़ रखी है, अच्छे से आती है, तो उनको तो और फास्टर जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट आए हैं एक्टिवली इतना पढ़ते हैं, इतने तेजी से उनकी स्पीड होती है रीडिंग को लेकर, चीजों को समझने की, कि वो कोर्स को जितनी मेरी स्पीड चल रही होती है उसके साथ चल भी रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि उन्हें लगता है कि और मिल जाए तो कम है, हमें शायद दिन में
3 लेक्चर भी दे दो सर, हम फिर भी कवर कर जाएंगे। तो आपने भी ऐसा माइंडसेट अपना अचीव करना है। ये जर्नी में आप सिर्फ कोई जेआरएफ नहीं निकालते हो, इस जर्नी में आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत करने लगते हो। मेमोरी पर काम कर रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो, अपने डिसिप्लिन पर काम कर रहे हो, अपने आप को और बेहतरीन तरीके से समझने लगे हो कि मुझसे क्या चीज पढ़ी जाती है, मुझसे क्या नहीं पढ़ी जाती है, मुझे क्या समझ आता है, क्या समझ नहीं आता है, कहाँ पर मैं गलतियां करती हूँ या करता हूँ, कहाँ पर दिक्कतें आती है। यह सारी चीजें हैं। कितनी देर तक मैं बैठ के पढ़ पाता हूँ, कितनी देर नहीं पढ़ा जाता है। कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली पढ़ाई से साथ साथ आप अपने बारे में भी चीजें जानने लगोगे। तो ये सारी चीजें हैं। ओके। एंड देन पीवाईक्यू आपको मिलते जाएंगे, जैसे जून 2025 के इसमें आ गए। ठीक है, 26 में अगर कोई आया होगा, जब पेपर आएगा हम देख लेंगे कि उसमें ऐड करना है कि नहीं करना। अगर कोई लिबर्टी का क्वेश्चन ही नहीं आया तो यहाँ पर आपको जून 2025 ही दिखेगा, जून 2026 नहीं दिखेगा। तो अब दिसंबर 2025 क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि नहीं आया लिबर्टी का क्वेश्चन दिसंबर 2025 में एक भी। तो ये कॉमन सेंस है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये समझने लगते हैं, अरे सर आपने तो जून 2025 के पीवाईक्यू दिए हैं, जून 2026 का नहीं है, दिसंबर का नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि उसमें आया ही नहीं है, तो मैं कैसे अपने आप बना दूं? अपने से नहीं ना बना सकते। तो ये इंग्लिश वर्जन चलता है, फिर इसके बाद हिंदी वर्जन शुरू हो जाता है। तो ये अभी तक आपने सारी चीजें देख ली होगी। तो पीवाईक्यू को भी साथ साथ आपने सॉल्व करते जाना है। 2017 तक हम लिबर्टी के क्वेश्चंस को जो है कवर करके आए हैं। ओके। तो 10 मिनट दिन के, चाहे किसी चीज को रिकॉल कर रहे हो, वो बहुत मैटर करेंगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत होता है। 10 मिनट पीछे आपने क्या पढ़ा है उसको देने में भी बहुत असर पड़ेगा। आपको लगेगा कि वो 10 मिनट में क्या हो जाएगा। वो 10 मिनट में आप बार बार अपने ब्रेन को वो चीज याद दिलवा रहे हो, फिर ब्रेन भूलता नहीं है। ठीक है, आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनते होंगे या और चीजें सुनते होंगे, तो उसमें याद को लेकर मेमोरी, कि वो मुझे मेरी महबूबा या मेरा महबूब याद आ रहा है, खत्म ही नहीं होती याद, उसकी यादें तंग कर रही है। वो उसको इतना याद क्यों आ रहा है, भूल क्यों नहीं पा रहा, वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा? हर रोज ही ब्रेन में वो उसकी मेमोरी लेकर आई जा रहा है, रिकॉल ही करी जा रहा है, रिस्टोर ही करी जा रहा है, तो इतना याद आने लगता है। ठीक है, तो फिर यही उन्होंने देखा कि भाई कोई प्यार में पागल होकर इतना याद कर रहा है, तो भगवान के केस में भी यही रखा है। बार बार उसे याद करते रहोगे, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे, किसी दिन दर्शन देंगे, ऐसी चीजें कह रखी है। स्पिरिचुअलिज्म भी फॉलो करता है। सेम स्ट्रेटजी आप यहां पर अप्लाई कर दो। बार बार आप लिबर्टी और इक्वालिटी के नोट्स और इसके इफेक्ट्स को देखने लगोगे और ब्रेन को याद दिलाने लगोगे, रिकॉल करने लगोगे। कहीं पर नहा रहे हो तब भी याद आ रहा है, ठीक है, काम कर रहे हो याद आ रहा है, खाना खा रहे हो याद आ रहा है, चलते फिरते भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है, उसकी तरफ ध्यान जा रहा है, तो वो मेमोरी में पक्की होनी चाहिए, शुरू हो जाएगी, वो छूटने वाली नहीं है। उसे कहते हैं अत्तू टंग बन जाएगा आपकी मेमोरी का, वो नहीं निकलता आपसे। फिर आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे लिबर्टी से, इक्वालिटी से, जस्टिस से। ये तो बस गए आपके अंदर, आपकी नस नस का हिस्सा बन गया अब। तो ये सारी चीजें ऐसे ही चलेगी। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा।